अभी हम लोग समझते हैं डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में ये टर्म होता है डायमेंशन। इट इज पावर ऑफ फंडामेंटल quantities when we represent derived quantity with the help of them। जैसे हम लोग लिखते हैं स्पीड, तो स्पीड जो है ये हम लोग कहते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का फंडामेंटल सेट में रिप्रेजेंट करने वाला है कौन? लेंथ। और टाइम तो है ही फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहां इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड जो है लेंथ के पावर 1 पर डिपेंड कर रहा है और टाइम के पावर -1 पर। फंडामेंटल में मास नहीं दिख रहा हमें यहां मौजूद, तो मैंने यदि उसे लिखना चाहा तो मास टू द पावर 0 लिख देंगे, तो मैथमेटिक्स में समथिंग टू द पावर 0 1। लेंथ के पावर 1, टाइम के पावर 1, बाकी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी वो भी नहीं दिख रहे, उनके भी पावर क्या होगा? 0। तो अब हम ये कह सकते हैं डायमेंशंस ऑफ स्पीड फॉर mass is 0, for length is 1, for time is -1, and for other fundamental quantities is 0। ये जो पावर्स है ना, इन पावर्स को कहते हैं डायमेंशन। जैसे इस जगह आपसे ये कहे कि स्पीड का यूनिट बताओ, तो यूनिट तो आप जानते हैं मीटर पर सेकंड। तो मीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को। तो लेंथ एक बार है, और टेम्परेचर टाइम वो भी डिनोमिनेटर में है, तो पावर न्यूमरेटर में ले जाके आप लिखेंगे तो टू द पावर -1। ये जो पावर्स है ना फंडामेंटल के, जो आप यूज होता देख रहे हैं जब किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं बाकी बेस क्वांटिटी के फॉर्म में, तो उन पावर्स को डायमेंशन कहते हैं। जैसे देखिए एरिया, एरिया के लिए आप यदि बात करते हैं तो आप ये देखिएगा यूनिट एरिया का क्या आता है? मीटर स्क्वायर। तो लेंथ का कितनी बार वहां यूज होते देख रहे हैं? तो एरिया लेंथ का 2 बार यूज होते देख रहे हैं। तो आप क्या कह देंगे? डायमेंशन ऑफ एरिया फॉर लेंथ
is 2 and for other फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी एक ही बात है, बेस आर 0, या ऐसे लिख सकते हैं, फिर से लिखना चाहें तो आप, डायमेंशन ऑफ एरिया फॉर लेंथ is 2, for mass is 0, for time is 0, for other is 0। तो सर मास और टाइम आपने क्यों लिखा? तो देखो मैकेनिक्स में जनरली लेंथ मास टाइम तीनों, जैसे एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, तो इन सब में क्या देख रहे हैं? लेंथ मास टाइम। तो उन तीनों की चर्चा कर दें तब भी चल जाता है। अब यहां टर्म आता है, जैसे नेक्स्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट याद करिए, मीटर क्यूब। इसका मतलब वॉल्यूम में लेंथ कितनी बार छुपा है? या लेंथ 3 बार, बाकी चीजें मास मास नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज dimension of volume with respect to length is 3, with respect to other base quantities is 0। यदि आप कहते हैं डेंसिटी, और एक एग्जांपल, तो डेंसिटी कहते ही पहले यूनिट याद करो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आपको दिख जाएगा, या फॉर्मूला याद आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या था? ये था पावर 1, और वॉल्यूम के लिए लिखते थे लेंथ, अभी कुछ देर पहले देखा। तो मास के पावर क्या दिखने लगा? 1, और लेंथ के पावर -3 न्यूमरेटर में आके। तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ डेंसिटी with respect to mass is 1, with respect to length is -3, with respect to others is 0। यहां एक टर्म आ जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। तो ये लैंग्वेज लिखने में तो बहुत मेहनत होगा, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं स्पीड, और बगल में ये ब्रैकेट लिख देते हैं। और इसका मीनिंग क्या लेते हैं, ध्यान से देखिए। स्पीड में जैसे क्या कहते थे यूनिट? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर किसके लिए है? लेंथ के लिए। पर सेकेंड, सेकेंड किसके लिए है? टाइम के लिए। तो मैंने आपको कहा था ना, लेंथ के लिए सिंबल एल यूज कर लेंगे, टाइम के लिए सिंबल टी यूज कर लेंगे। तो ये जो हो गया LT-1, ये कहलाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। यदि कोई लिख रहा है स्पीड और ब्रैकेट दे रहे हैं, इसका मतलब आप चर्चा कर रहे हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी को लेकर या बेस क्वांटिटी को लेकर जब स्पीड को आप लिखना चाहते हैं, तो उनपे वो किस पावर पे निर्भर करता दिख रहा है। तो हमने क्या देखा है कि वो लेंथ पे निर्भर कर रहा है कि पावर 1,
और इस टाइम के पावर -1 पे। तो अब ये बार बार इतना लिखने में तो आलस आएगा ना। L1 t-1, या ये सोचो ना, जब कुछ नहीं लिखते तब भी पावर क्या होता है 1, तो L t-1। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड का। यदि कोई हमसे कहता है कि वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, तो वॉल्यूम में हमने L लेंथ को कितनी बार आते देखा? 3 बार, बाकी तो कोई है नहीं। और बाकी नहीं है तो उनको भी आप लिखना चाहें, यदि मन करे आपको, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, m⁻0 L3 t⁻0, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 1 होता है, तो 1 L³ 1, या ये L³ हो जाएगा। आप इतना भी लिख सकते हैं। यदि कोई कह दे एरिया का, तो याद करो ना, एरिया लेंथ पे कैसे निर्भर कर रहा था? मीटर स्क्वायर यूनिट L स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ, या लेंथ पे के पावर 2। डायमेंशनल फॉर्मूला जब किसी क्वांटिटी को डिराइव करते हैं बेस क्वांटिटी के हेल्प से, तो बेस क्वांटिटी के जो पावर्स होते हैं वो डायमेंशन कहलाते हैं, और उनको उनके साथ जब आप पूरा डेरिवेशन लिखते हैं तो उसे डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे आपको लिखने का मन कर रहा है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप टेंशन में आ गए कि यार ये तो मुझे नहीं पता, तो याद करो एक फॉर्मूला आता है ma का डायमेंशनल फॉर्मूला। m का यूनिट आपको याद आ जाएगा मास, किलोग्राम, और a होता था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर mL(t-2), ये हो गया फोर्स का। सर मुझे एक बार एक्सेलरेशन का तो बता दो। हाँ, यदि आपको लगता है कि एक्सेलरेशन का हम देखें, एक्सेलरेशन क्या होता था? v फाइनल माइनस v इनिशियल, t फाइनल माइनस t इनिशियल, ये जो वेलोसिटी के चेंज का रेट टाइम के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी किस में होता था? मीटर पर सेकेंड में, और नीचे भी कौन आएगा? सेकेंड। तो ये यूनिट क्या हो जाता था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर के लिए लेंथ और सेकेंड स्क्वायर के लिए टाइम स्क्वायर, या L(t-2). सर वेलोसिटी के लिए बताना, आपने सीधे एक्सेलरेशन बता दिया। तो वेलोसिटी के लिए क्या होगा? तो वेलोसिटी लिखते थे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए L, डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये टाइम के लिए T, वो जो सिंबल देखते थे ना, लेंथ बार बार लिखेंगे तो L लिख देते थे, टाइम बार बार लिखेंगे तो T, या ये वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L(t-1). एक्सेलरेशन यदि v/t कहते हैं तो आपको यहां से ये दिख जाएगा, v के लिए L(t-1) डायमेंशनल फॉर्मूला, और t के लिए t, तो ये हो गया L(t-2) एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला। यदि आपको फिर से मैं याद दिलाऊं, g का वैल्यू ग्रेविटेशन में 9th में पढ़ने का मौका मिला 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप जानते तो हैं कि ये एक्सेलरेशन था। तो एक्सेलरेशन का जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा तो यूनिट पे फोकस करो। ये मास, ये है मीटर, मीटर किसके लिए? लेंथ के लिए, और सेकेंड किसके लिए? टाइम के लिए। तो क्या पावर दिख रहा है? L(t-2), या बड़ा मन से लिखना चाहे और थोड़ा डिटेल तो m0 L(t-2), L और लिखना चाहो तो L के पावर 1। आप यदि बात करते हैं प्रेशर, तो प्रेशर कैसे लिखोगे? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद करो, mL t-2, अभी कुछ देर पहले देखा है हमने, या ma सोच लो, मास के लिए m और a के लिए L(t-2), और एरिया L स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? mL-1 t-2। तो वर्क के लिए देखो, वर्क के लिए Fs, तो Fs जो हो गया, F के लिए अभी अभी देखा mL(t-2), और S लेंथ है, तो ये मिलके क्या हो गया? m
L2T-2। यदि आप कहते हैं काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी, तो एनर्जी के लिए क्या देखते हैं? हाफ mv²। ध्यान से यूनिट पे फोकस करिए, हाफ तो नंबर है, m किसके लिए है? मास के लिए, तो m आया कैपिटल M। और v², v का क्या था? मीटर पर सेकेंड, L/T मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? mL2T-2। अरे ये तो वही आ गया जो वर्क, काइनेटिक एनर्जी। अरे तो एनर्जी और वर्क तो एक ही जैसे क्वांटिटी है ना, एक ही जैसा यूनिट जूल होता था उनका। क्लास 11th में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, मान लो 9वें चैप्टर में एक टर्म टॉर्क, मैं अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। ये लिखा गया R×F। अब यदि मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ढूंढना चाहता हूं तो R के लिए तो हम जानते हैं ये लेंथ, या क्वेश्चन में कह दिया गया R डिस्टेंस है उस पॉइंट का जहां फोर्स लग रहा है। और टॉर्क में दूसरा दिख रहा है F। F का हमने याद कर लिया बहुत बार लिखने से, MA mL/T-2, तो ये मिलके क्या हो गया? mL/T-2। रोल, यहां देखिएगा ये अलग क्वांटिटी है, रोल ऑफ टॉर्क इन रोटेशन, कहीं घूमता हुआ देखते हैं जैसे किसी ऑब्जेक्ट को, इज सेम एज फोर्स इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में जो रोल टॉर्क फोर्स का है कि वेलोसिटी बदलने का काम करता है, वैसे ही रोल टॉर्क का हम कहते हैं रोटेशन में, वो एंगुलर वेलोसिटी, घूमने वाला जो स्पीड, उसको बदलने का काम करता है। जैसे पंखे का स्विच ऑन करते हैं तो शुरू में ओमेगा आप देखते हैं बढ़ता गया, तो शुरू में वहां टॉर्क एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ देर के बाद जब स्विच ऑन करने के बाद 2 मिनट 4 मिनट बाद आप देखते हो तो जो उसके घूमने का रेट है वो फिक्स है। तो आप कहते हैं कि ओमेगा कांस्टेंट है, टॉर्क जीरो। जैसे वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो फोर्स जीरो। तो यहां हमने एक पॉइंट सीखा कि फिजिक्स में अलग अलग क्वांटिटी के, जैसे टॉर्क का रोल अलग, वर्क का रोल अलग, लेकिन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए तो यहां देखिए, यहां देखिए, अलग है या एक जैसे। तो एक कंसेप्ट आपको यहां से ध्यान रखना है, टू डिफरेंट quantities may have same dimensional formula। जैसे एग्जांपल आपके सामने आ गया, वर्क एंड टॉर्क। Two different quantities may have same dimensional formula। सर मैं तो अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन में हूं। एक नए टॉपिक में घूमने चलते हैं। इस चैप्टर की खासियत है कि ये यूनिट तो हर एक क्वांटिटी का होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला भी हर एक क्वांटिटी का आप सोच सकते हैं। नए चैप्टर में आते हैं, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट ये बता दूं कि डिफिनीशन जो था, प्लेन एंगल, आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क लेंथ बाय रेडियस जो था, तो यदि आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो आर्क लेंथ भी क्या होगा? एल लेंथ, और रेडियस भी मीटर में ये एल, तो ये तो हो गया 1। या यूं लिख सकते हो एंगल के लिए m⁻0 l⁻0 t⁻0। तो आप यहां से क्या लिखते हैं? एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी but its SI unit is
रेडियन। तो यहां से एक कंसेप्ट ध्यान रखिए कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी may have unit। आपको एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है। ये स्टेटमेंट पूछ देता है क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी के यूनिट होंगे, तो आप कह देते हैं कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी may have units। इसी तरह एक देख लेते हैं सॉलिड एंगल। ये स्मॉल एरिया बाय रेडियस स्क्वायर। तो जब एरिया की बात करते हैं तो वो भी मीटर स्क्वायर होगा, मतलब लेंथ स्क्वायर, और रेडियस स्क्वायर उसमें भी मीटर 2 बार होगा, लेंथ स्क्वायर। तो ये भी हो गया 1, या ये भी लिख सकते हैं m0 l0 t0। तो सॉलिड एंगल जो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहेगा आपको, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, दोनों ही डायमेंशनलेस हैं। और सॉलिड एंगल हैज SI यूनिट स्टेरेडियन। तो दोनों ही एंगल जो है डायमेंशनलेस हैं, लेकिन दोनों के यूनिट दिए गए हैं। एक चैप्टर में देखते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, मे बी 10वां या 11वां चैप्टर, जिसमें नाम होगा इलास्टिसिटी। तो सर अभी क्या करें? तो एक इलास्टिक रॉड को इमेजिन करो और इसको फोर्स लगा करके खींचो। तो दोनों तरफ फोर्स लगा के यदि खींचोगे तो इसका लेंथ बदल गया। तो यहाँ एक टर्म आता है, ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया हम अप्लाई करते हैं इसे कह देते हैं स्ट्रेस। और फ्रैक्शनल चेंज जो दिख रहा है शेप में, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, डेल्टा एल कहते हैं, छोटा सा चेंज लेंथ में, तो इसको कह दिया गया है स्ट्रेन। कहते ही हो ना, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत चारों तरफ से खींच खाच हो है, कहते हो जैसे डे टू डे लाइफ में होमवर्क दे दिया 150 क्वेश्चन बना कर, कहोगे बहुत स्ट्रेस। तो स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट है जो डिस्टर्ब कर रहा है, जो नेचुरल लेंथ में नहीं रहने दे रहा है इलास्टिक ऑब्जेक्ट को। और इलास्टिक ऑब्जेक्ट की खासियत क्या है? फोर्स हटा दो, ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में चला जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी होता है इलास्टिसिटी कहते हो। और ये जो फोर्स जिसने शेप को बदला उसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हो। और जो इसको वापस ले जाएगा वो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, उसके रीस्टोरिंग फोर्स कहते हो। तो दोनों बराबर ही तो होंगे, क्योंकि जितना ये बदला है इसका स्वरूप एफ लगाने पे, उतना ही वो पुराने शेप में वापस जाएगा। तो रीस्टोर करने वाला भी उतना ही होना चाहिए जितना डिस्टर्ब करने वाला है। तो ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया है, एरिया कौन सा? तो जिस एरिया के परपेंडिकुलर यहाँ आप लगता देख रहे थे वो वाला एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और खुद सोचो कि स्ट्रेस ज्यादा होगा तो स्ट्रेन के बारे में क्या कहते हो? स्ट्रेन भी ज्यादा होगा। तो ये आपसे पहले हुक्स को पता चल गया, तो ये कहलाता है हुक्स लॉ। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इक्वल्स टू, यहां पर एक कांस्टेंट आता है y इंटू स्ट्रेन, ये यंग्स मॉड्यूलस कहलाता है। एफ बाई ए इक्वल्स टू वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल। इस फॉर्मूले का प्रैक्टिस हम करेंगे, यूज हम करेंगे आगे। लेकिन फिलहाल मुझे ये बताओ इस पूरे कहानी में कि स्ट्रेस का जो डायमेंशन होगा वो एफ बाई ए के बराबर, और एफ बाई ए किसके बराबर होता था? प्रेशर के बराबर। ये भी दो अलग अलग क्वांटिटी, उनके डायमेंशन एक जैसे दिखने लगे आपको। और स्ट्रेन कैसा है? स्ट्रेन हमने देखा डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ, वो भी मीटर ये भी मीटर, तो ये हो गया 1, या m0
L0 T0। तो स्ट्रेन के लिए हम क्या कहेंगे? स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। सर ये स्ट्रेन नहीं समझ में आ रहा। अरे किसी ऑब्जेक्ट को जो कि इलास्टिक ऑब्जेक्ट है और हम फोर्स लगा के उसके शेप को डिफॉर्म करते हैं, जैसे लेंथ को हमने बड़ा कर दिया, तो जो फ्रैक्शनल चेंज इन शेप होगा, जैसे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, उसे हमने नाम दिया स्ट्रेन। तो स्ट्रेन के लिए हमसे यदि कहा जाता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो चूंकि ये एक ही जैसे क्वांटिटी लेंथ और चेंज इन लेंथ एक ही जैसा हुआ, दोनों मीटर, उनका रेशियो है, तो ये तो डायमेंशन, इसमें लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल हो गया, तो डायमेंशन बचा ही नहीं, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं। और ये जो कांस्टेंट आता है ना, ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, या वाई को यंग्स मॉड्यूलस कहते हैं। इनफैक्ट यहां जो आप स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन लिखते हैं ना, यहां पर एक y के बदले लिख सकते हैं कोई और ई सिंबल देते हैं, इसे कह देते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये तीन तरह के देखते हैं, जैसे लेंथ बदलता है, जैसे वॉल्यूम बदलता है, जैसे ओरिएंटेशन चेंज होता है, तो तीन अलग अलग तरह के केसेस में इनके तीन अलग अलग नाम दिए गए हैं, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड ये ईटा पूंछ वाला है, अल्फा बीटा का भाई, ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये तीनों जो हैं ये हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो उसमें यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब ऑब्जेक्ट का आप वॉल्यूम बदल रहे हैं तो वहां बल्क मॉड्यूलस यूज होगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए। तो ये डिटेल हम पढ़ेंगे अगले किसी चैप्टर में। अभी तो केवल इतना काम है कि हमें डायमेंशन समझ में आने लगे। तो अब बताओ, इस जगह लेफ्ट साइड और राइट साइड तो एक ही जैसे डायमेंशन होंगे ना, स्ट्रेस का जैसा डायमेंशन है वही y टू स्ट्रेन का डायमेंशन होगा, और यही होगा y का और इनटू स्ट्रेन का डायमेंशन। और याद करो स्ट्रेन का डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशनलेस है, मतलब 1। तो स्ट्रेस का और यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन अलग अलग है या एक जैसा है? स्ट्रेस का और यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन क्या हो गया? एक जैसा। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रेन था, स्ट्रेन का डायमेंशन हो गया 1। स्ट्रेन को हमने देखा एक जैसे क्वांटिटी, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, मीटर अपॉन मीटर, तो उनका तो डायमेंशन है ही। सर क्या इनके भी यूनिट होंगे? नहीं, हर एक डायमेंशनलेस के यूनिट नहीं होंगे, वो जो दो सप्लीमेंट्री हैं वही इंपॉर्टेंट है, उनके यूनिट। बाकी और भी क्वांटिटीज मिलेंगे जिनके यूनिट हम देख सकते हैं। आप फिर से सोचिए कि इलास्टिसिटी में क्या बताया गया कि यदि कोई रॉड है उसको खींचकर उसके साइज को आप बदल रहे हो, तो वहां जो डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है या रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है, दैट इज स्ट्रेस। और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, उसका नाम रखा गया स्ट्रेन। तो यदि ज्यादा फोर्स लगा रहे हो तो ज्यादा लेंथ चेंज होगा। तो ये हुक्स को पहले पता चला, तो उसके नाम से इसे हम जानते हैं स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और फिजिक्स में जब भी कोई प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जैसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहती है। और अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन अलग अलग केसेस में, उसके तीन नाम मुझे बता दिए गए, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये सारे के सारे स्ट्रेस के जैसे इनका डायमेंशन आता दिख रहा है। आपको ये भी पता चल गया कि स्ट्रेस का जो डायमेंशन होगा वही होगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का। और ये तीनों हैं एक जैसे, या तो यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, या बल्क मॉड्यूलस, या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी,
या इन्हीं का जो डायमेंशन है ये प्रेशर के जैसा है। प्रेशर ये F/A था mL(T-2)/L², mL-1 T-2। इन सब के डायमेंशन एक जैसे हैं। जैसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन देखते हैं और सर्कुलर मोशन देखते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन में हमें था पता S V A T। तो जब कोई सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम एंगल के फॉर्म में बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और V को लिखते थे S/T। ओमेगा आ जाता था, θ/T हो जाता था एंगुलर वेलोसिटी। A लिखते थे V/T, तो यहाँ अल्फा आ जाता था ω/T, और टाइम तो वो वही है। तो इसको हम डिटेल पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में, सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन दूसरे चैप्टर। लेकिन याद करो, आप S के लिए यदि कोई डायमेंशनल फार्मूला पूछे तो आपको पता है ना, मीटर। यदि कोई V के लिए पूछे तो V के लिए ये S/T, ये L/T, LT-1। यदि कोई A के लिए पूछे तो A के लिए आपको पता है V का LT-1/T, ये हो गया LT-2। T का तो जानते ही हैं, टाइम T। तो अब याद करो, एंगल थीटा, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या होता था, आर्क बाय रेडियस, और ये डायमेंशनलेस हो जाता था L/L, ये हो जाता था 1। अब यदि मैं ओमेगा का लिखना चाहूंगा तो थीटा का तो डायमेंशन है ही नहीं, ये 1 यही ध्यान रखिए। थीटा का तो है ही नहीं, जो भी है टी का, तो 1/T या T⁻⁻1। अल्फा का यदि लिखना चाहेंगे डायमेंशन, तो ओमेगा का तो पता है T⁻⁻1/T, ये कितना हो गया T⁻²। सर इतने तेजी में मत बताओ। अच्छा एक काम करो, थीटा का हमने याद किया, आर्क बाय रेडियस। आर्क किस में, मीटर में। रेडियस किस में, मीटर में। मीटर अपॉन मीटर, कोई यूनिट नहीं, डायमेंशन नहीं, लेकिन यूनिट दिया सीजीपीएम ने जबरदस्ती, रेडियन। लेकिन डायमेंशन की बात करेंगे तो L/L या लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ टू द पावर 0 मींस m0 L0 T0, डायमेंशनलेस। अब यदि θ/T करोगे तो थीटा का डायमेंशन अलग सोचो और टी का अलग सोचो। तो थीटा का 1 और ये टी, तो T⁻⁻1। यदि तुम ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी कहते थे ना इसे, θ/T को, तो ओमेगा का डायमेंशन आ गया T-1। और ω/T की यदि मैं बात करता हूं, जिसे एंगुलर एक्सलेशन कहते हैं, जैसे V/T एक्सलेशन होता था, उसी तरह एंगुलर एक्सलेशन, यदि ओमेगा बदलेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एंगुलर एक्सलेशन। जैसे पंखे का स्विच ऑन करते हो तो शुरू में ओमेगा बढ़ती जा रही होती है, घूमने की स्पीड, तो वहां एंगुलर एक्सलेशन है, और कुछ देर बाद वो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, स्पीड बढ़ना रुक गया, ओमेगा का बदलना रुक गया, तो हम कह देते हैं कि अल्फा 0 हो गया। तो जब हम बात कर रहे हैं ना एंगुलर एक्सलेशन के लिए, तो एंगुलर एक्सलेशन का मतलब ω/T। तो ओमेगा का हमने अलग सोचा और टी का अलग सोचा। तो ओमेगा का तो हम जानते हैं ना अब, T-1, और टी, तो ये T-2 हो जाएगा। अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला, एंगुलर एक्सलेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। सर मैं एक ही दिन में नहीं सीख सकता थीटा, ओमेगा, अल्फा और सबके नाम, तो घबराओ मत, इनकी चर्चा बार बार की जाएगी, हम इन्हें सीखते जाएंगे, और एक ही दिन में एक्सपर्ट बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग चैप्टर्स में फिर तो आएगा। ये तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूं, इनके बेसिस पे जो मैं एक क्वेश्चन का सेट आपको दूंगा, उनको ट्राई करो। विस्कोसिटी टर्म आएगा, कहते हो लिक्विड बहुत विस्कस है, क्या ये कहते हो कि टमाटो केचप और पानी बिखेर दें तो केचप कम फैलेगा, पानी ज्यादा? तो जो सरफेस फ्लो करने वाले होते हैं लिक्विड, उनके सरफेस के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है विस्कोसिटी। इसके बारे में अगले लेक्चर में देखते हैं। अच्छा ये सोचना ना, कभी यदि पावर की बात की जाएगी, जैसे 10 के पावर 2, तो तुम उछल के बताओगे ये तो सर मैं जानता हूं,
और 10 के पावर 2 kg कोई लिख देगा तो तुम्हारा टेंशन, कहोगे कि ओए ये क्या कर दिया, अपने छोटे भाई को डांटोगे। अरे पावर में कभी यूनिट लिखते हैं? ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स, तुम्हारा भाई 10 मीटर में 5 सेकेंड ऐड करने की सोच रहा है, तो सोचो उसे चांटा लगाओगे या नहीं। तो एक जैसे डायमेंशन, एक जैसे यूनिट वाले को ऐड करना तो ठीक है, लेकिन अलग अलग यूनिट वाले को ऐड करोगे तो ये ऐसा तो आज तक नहीं किया, तो वो तो तरीका ही गलत है। ऐसे कुछ छोटे पॉइंट्स पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस ट्राई करिएगा जो मैंने शेयर किया। थैंक्स।